प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अफगानिस्तान के नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। भारत के सहयोग से अफगानिस्तान का नया संसद भवन बनाया गया है। 2007 में भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को शुरू करवाया था। पीएम की ये पहली अफगानिस्तान यात्रा है। अपने 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक और सामरिक क्षेत्र में रूस के साथ 16 करार किए। रूस के सहयोग से भारत में अब हेलीकॉप्टर का निर्माण किया जाएगा। रूस का कामोव 226 हेलीकॉप्टर भारत में बनेगा। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर दोनों देश राजी हुए। भारत के 2 शहरों में 12 रूसी परमाणु रिएक्टर लगाने पर भी बात हुई है। वहीं रेलवे के क्षेत्र में भी रूस भारत को तकनीकी सहयोग देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच सीईओ फोरम स्थापित करने को लेकर भी सहमति बनी है। सीईओ फोरम की साल में 2 मीटिंग होंगी। हर साल सीईओ फोरम की मीटिंग भारत और रूस में की जाएगी। पीएम मोदी ने मॉस्को में रूसी कंपनी के सीईओ से भी मुलाकात की। मोदी ने मेक इन इंडिया के लिए निवेश का न्योता दिया। मॉस्को में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया इवेंट में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। रूसी कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से मोदी का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में पीएम ने भारत के बढ़ते रुतबे का जिक्र किया। मोदी ने कहा, अब दुनिया के हर निर्णय में भारत की भागीदारी होती है। पीएम मोदी ने भारत के साथ दोस्ती के लिए रूस की जमकर सराहना की। पीएम ने कहा कि हर संकट में रूस भारत के साथ खड़ा रहा है। इस दुनिया में हर पल, चाहे संकट का कालखंड हो या सुविधा का कालखंड हो, कोई एक देश बिना झिझक को अगर हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहा तो उस देश का नाम है रशिया। बीजेपी से अपने निलंबन को लेकर कीर्ति आजाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बीजेपी मार्गदर्शक मंडल से भी आज कीर्ति आजाद मिलेंगे। कीर्ति आजाद ने कहा कि वो पीएमओ से मिलने का समय मांगेंगे। वहीं आज दोपहर लाल कृष्ण आडवाणी से उनकी मुलाकात है। बीजेपी से निलंबित कीर्ति आजाद के खिलाफ 5 करोड़ रुपए की मानहानि का केस दर्ज किया गया है। क्रिकेटर हिम्मत सिंह के पिता तेजवीर सिंह ने कीर्ति आजाद के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। कीर्ति आजाद ने हिम्मत सिंह के टीम में चयन पर सवाल उठाया था। कीर्ति आजाद ने पैसे लेकर टीम में हिम्मत सिंह को शामिल किए जाने की बात कही थी। इस मामले में 4 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई है। बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद को डीडीसीए से भी बाहर करने की तैयारी चल रही है। शनिवार की बैठक में बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद, सुरेंद्र खन्ना और पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी को डीडीसीए से बाहर किया जा सकता है। शनिवार को होने वाली डीडीसीए की बैठक में इसका फैसला हो सकता है। कीर्ति आजाद ने आरोप लगाया था कि जब अरुण जेटली डीडीसीए के अध्यक्ष थे तब स्टेडियम निर्माण में फर्जी कंपनियों को ठेके दिए गए। इस मामले में डीडीसीए के प्रभारी अध्यक्ष चेतन चौहान ने कहा कि कानूनी विकल्प ढूंढे जा रहे हैं। ये बाद में पता चलेगा कि इस मामले में कमेटी बनाई जाए या फिर नोटिस दिया जाए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आज 51वां जन्मदिन है। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाएगा। पीएम मोदी रूस यात्रा से लौटने के बाद एयरपोर्ट से सीधे पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी से मिलने जाएंगे। जन्मदिन के मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं देने आज बीजेपी के कई दिग्गज नेता पहुंचेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली बीजेपी यमुना घाट की सफाई करेगी। आईटीओ के छठ घाट पर दिल्ली बीजेपी के नेता श्रमदान करेंगे। सीबीआई को प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार की फाइल से एक और घोटाले का पता चला है। सीबीआई ने ई रिक्शा यूनिट के लिए डेटा ऑपरेटर की भर्ती से जुड़ी फाइल बरामद की है। दिल्ली सरकार ने आउटसोर्सिंग के जरिए ये भर्तियां की थी। ये सभी भर्तियां ICSIL के जरिए 2001 से 2014 के बीच की गई। सीबीआई को डेटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती में कई गड़बड़ियां नजर आई हैं। दिल्ली सरकार ने ऑड इवन फॉर्मूले का ब्लूप्रिंट गुरुवार को जारी किया। हालांकि दिल्ली सरकार के इस फॉर्मूले से एक्सपर्ट्स संतुष्ट नहीं हैं। उनका मानना है कि फॉर्मूले में मिली कई प्रकार की छूट से प्रदूषण कंट्रोल में ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। वहीं दिल्ली सरकार के 5000 बस चलाने के दावे पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बसों के रजिस्ट्रेशन के लिए 2 दिन बचे हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 900 ऑड बसें ही रजिस्टर करवाई गई हैं। स्कूल बस भी डीटीसी के तहत चलने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, दिल्ली में पिछले 2 हफ्ते में 18 लाख सेकेंड हैंड कार्ड रजिस्टर करवाई गई हैं, जिससे कि ऑड इवन फॉर्मूला लागू होने पर लोग बदल बदल कर सड़कों पर अपनी गाड़ी दौड़ा सकें। दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ी पर दिल्ली सरकार 5000 रुपए फाइन करेगी।
दिल्ली में जिन गाड़ियों के पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, उसे भी पकड़े जाने पर 5,000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है। दिल्ली सरकार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से ग्रीन टैक्स के तहत अनुमति मांगेगी। उम्मीद है कि 6 जनवरी के बाद इसे लागू किया जा सके। आज पूरी दुनिया में हर्ष उल्लास से क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है। दिल्ली में भी क्रिसमस की धूम दिखी। चर्च में मिडनाइट प्रेयर के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। मुंबई में भी क्रिसमस के जश्न में लोग डूबे हुए दिखे। चर्च में विशेष प्रार्थना के बाद लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर शांति का संदेश दिया गया। क्रिसमस के मौके पर शिमला में भी खास सजावट की गई। शिमला में बर्फबारी देखने के लिए आए सैलानियों ने भी क्रिसमस के जश्न का जोश देखा। कोलकाता में क्रिसमस के मौके पर बाजारों में रौनक नजर आई। रोशनी में सिटी ऑफ जॉय डूबी नजर आई। वहीं भोपाल में भी क्रिसमस पर लोगों ने एक दूसरे को प्रभु यीशु के जन्मदिन की बधाई दी। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे की बुक लॉन्च में बाबा रामदेव ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधा। इंदौर में बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि प्रोडक्ट के पैसों को पूरी तरह चैरिटी के लिए लगाया जाता है। बाबा रामदेव ने साथ ही ये भी कहा कि बाबा ने तो सभी जांच सह ली, अब मैया एक जांच तो सह लो। दुमका में बालू और दूसरे खनिज पदार्थों के खनन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप है कि बालू माफिया नियमों को ताक पर रखकर जेसीबी और दूसरी मशीन के जरिए खुदाई कर रहे हैं। किसानों और मजदूरों की शिकायत के बाद भी जिला प्रशासन पूरे मामले पर चुप है। मुंबई में शीतलहर चल रही है। बीती रात मुंबई का तापमान 11 डिग्री के करीब रिकॉर्ड किया गया। मुंबई का तापमान नॉर्मल टेम्परेचर से करीब 6 डिग्री कम है। ठंड की वजह से मुंबई के लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने मुंबई में एक फैशन स्टोर का उद्घाटन किया। इस मौके पर सचिन ने सभी को क्रिसमस की बधाई दी। बिहार के मोकामा में छठी कक्षा का एक छात्र प्रदूषण रहित कार बनाने में जुटा है। 11 साल का समर कबाड़ से जुगाड़ कर गाड़ियों के अलग अलग मॉडल बनाता है। अपने आविष्कार के लिए समर कोई भी सामान बाजार से नहीं लाता। मोकामा के इस वंडर बॉय की चाहत है कि वो ऐसी कार बनाए जो धुएं का जहर न फैलाए। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में वन विभाग की लापरवाही के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। स्थानीय लोग इस बात से गुस्साए थे कि वन में एक हाथी के घायल पड़े होने की सूचना के बाद भी उसका इलाज नहीं करवाया गया। हालांकि लोगों के विरोध के बाद हरकत में आए वन विभाग के अधिकारियों ने हाथी का इलाज करवाया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक व्यक्ति ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से इच्छा मृत्यु की मांग की है। नानोता के अनमोल विहार के रहने वाले गुलशन गर्ग अपनी पत्नी और ससुराल वालों से परेशान हैं। गुलशन गर्ग का आरोप है कि उनके ससुराल वाले दहेज उत्पीड़न के झूठे मामले में फंसाकर उन्हें परेशान कर रहे हैं। इस मामले में गुलशन गर्ग ने जिला प्रशासन को भी चिट्ठी लिखी है। कटिहार में भारत तिब्बत पुलिस बल के डीजी ने 48वीं वाहिनी के कैंप के लिए भूमि पूजन किया। आईटीबीपी का ये कैंप 66 एकड़ में बनाया जाएगा। इसमें 1200 जवानों के रहने के लिए आवास बनाए जाएंगे। इस मौके पर आईटीबीपी के डीजी ने कहा कि कटिहार में वाहिनी के कार्यरत होने से यहाँ के नौजवानों को अच्छा अवसर मिलेगा। दिल्ली में बीएसईएस की मनमानी के चलते 4 परिवार पिछले 24 घंटे से अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। बिजली के बिल को लेकर उपभोक्ता और बीएसईएस के बीच कोर्ट केस चल रहा है। कोर्ट में मामला होने के बाद भी बीएसईएस ने बिजली काट दी। बिजली काटने की कार्यवाही करने आए बीएसईएस के लोगों ने पड़ोस के 3 परिवारों की बिजली भी काट दी। आईएसआईएस में शामिल होने के लिए मुंबई के मालवानी में घर से गायब युवकों को महाराष्ट्र एटीएस ने ढूंढ लिया है। नूर मोहम्मद शेख और वाजिद पर शक जताया जा रहा था कि वो एक और लड़के के साथ आईएस ज्वाइन करने सीरिया चला गया है। एटीएस ने 3 लापता में से नूर और वाजिद का पता लगा लिया है। कोटा में स्कूल बस पलटने से 20 छात्र जख्मी हो गए। घायल छात्र 12वीं के हैं और बस में सवार होकर प्रैक्टिकल देने जा रहे थे। घायल छात्रों में 4 की हालत काफी गंभीर है। रांची के तमाड़ में पंचायत चुनाव हारने से नाराज एक शख्स ने जेसीबी से सड़क पर 4 फीट लंबा गड्ढा कर दिया। मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ने के दौरान आरोपी रंजीत मुंडा ने अपने पक्ष में वोट देने का फरमान जारी किया था। चुनाव में हार के बाद गुस्से में उसने गड्ढा खोदकर करीब 1000 लोगों को घरों में कैद कर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर उनके गांव को रेल सुविधा मिली है।
पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर उनके गांव बटेश्वर को यात्री ट्रेन से जोड़ा गया। इस मौके पर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया ने बटेश्वर हॉल्ट का शुभारंभ किया। बिहार में 15 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को बंद किया जाएगा। पर्यावरण और वायु प्रदूषण की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद वाहन मालिकों में हड़कंप मच गया है। लोगों का मानना है कि वाहन बंद होने से बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाएगी। पटना को जल्द ही मेट्रो रेल की सुविधा मिलेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेट्रो के प्रोजेक्ट को जल्द ही कैबिनेट में लाने का निर्देश दिया है। बिहार सरकार मेट्रो प्रोजेक्ट को कैबिनेट में पास कर जल्द केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी में है। दिल्ली पुलिस ने ई साथी ऐप लॉन्च किया है। ई साथी के जरिए लोग सीधे दिल्ली पुलिस से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस एप्लीकेशन के आने के बाद अब शिकायत के लिए थाने जाने की जरूरत नहीं है। गूगल पर उपलब्ध इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करना होगा। पश्चिम बंगाल के मालदा में सार्वजनिक मंच पर ममता बनर्जी के 2 मंत्री आपस में भिड़ गए। ममता सरकार में मंत्री कृष्णेंदु नारायण चौधरी और सावित्री मित्रा एक सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। तभी दोनों मंत्रियों में भूमि अधिकार को लेकर विवाद हो गया। विवाद के बाद इस कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद के घर पर तैनात आईटीबीपी के जवान ने गलती से अपने पैर में गोली मार ली। गोली लगने से घायल जवान को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। जवान पूरी तरह से सुरक्षित है। गोली राइफल साफ करते वक्त गलती से ट्रिगर दब जाने से चली। दिल्ली के सागरपुर में शराब पीने से रोकने पर एक शख्स ने ताबड़तोड़ वार कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। मृतका एक प्राइवेट अस्पताल में मेड का काम करती थी, जबकि आरोपी काफी वक्त से बेरोजगार था। शराब पीने से मना करने को लेकर दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते थे। हैदराबाद में चेन स्नैचिंग का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में 2 बाइक सवार एक महिला के पास आते हैं। महिला से कुछ पूछने के दौरान गले से चेन झटक कर फरार हो जाते हैं। वाराणसी में एक महिला की जाबाजी की वजह से एक स्नैचर पकड़ा गया। चेन झटकने में असफल होने पर चेन स्नैचर ने गोली चलाकर महिला की मदद करने आए एक शख्स को घायल कर दिया। सारनाथ में कैंटीन चलाने वाली महिला से जब बदमाशों ने चेन लूटने की कोशिश की, तब महिला ने स्नैचर को पकड़कर शोर मचा दिया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गैस किट फटने की वजह से 9 लोग घायल हो गए। हादसा गैस किट स्पेयर पार्ट्स की दुकान पर हुआ। स्टोव फटने की वजह से दुकान में आग लग गई। इस हादसे में नजदीक खड़ी एक कार और बाइक भी आग की चपेट में आ गईं। छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक मर्डर मिस्ट्री का पता चला है। हत्यारे ने मृतक अभिषेक मिश्रा की हत्या कर अपने किचन गार्डन में उसे दफना दिया और उसके ऊपर पौधे लगा दिए। इस मामले में पुलिस ने मृतक की महिला मित्र के पति और उसके चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक अभिषेक और उसकी महिला मित्र को उसके पति ने संदिग्ध हालत में देख लिया था। गोरखपुर में कार की टक्कर में एक लड़के की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल किया। लोगों ने ईंट पत्थर मारकर पहले कार को तोड़ दिया और फिर उसमें आग लगा दी। आक्रोशित भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। हरियाणा के भिवानी में एक लड़की ने अपने भाई और भाभी पर शादी के नाम पर बेचने का आरोप लगाया है। पीड़ित लड़की के पिता की मृत्यु हो चुकी है। लड़की ने अपने भाई पर आरोप लगाया है कि उसके भाई ने उसके साथ रेप की कोशिश की, वहीं करंट लगाकर और जहर खिलाकर मारने का प्रयास भी किया। उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक पुलिस दरोगा पर वर्दी में गुंडागर्दी का आरोप लगा है। खुखुंदू के थानाध्यक्ष अंशुमान यदुवंशी पर आरोप है कि विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पिस्टल की बट से हमला कर एक युवक का सिर फोड़ दिया। कई लोगों के साथ उन्होंने मारपीट भी की। मुंबई के कल्याण में एक स्कूल गेट पर सिलेंडर फटने से 13 लोग जख्मी हो गए। सिलेंडर विस्फोट में घायल लोगों में 8 स्कूली बच्चे शामिल हैं। हादसा स्कूल के पास गुब्बारा फुलाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे सिलेंडर में विस्फोट की वजह से हुआ। कानपुर में अपनी पत्नी को रिश्तेदारों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करने का मामला सामने आया है। देश के एक बड़े एक्सपोर्टर की नवविवाहिता पत्नी ने अपने पति पर आरोप लगाया है कि उसे रिश्तेदारों से संबंध बनाने के लिए कई बार मजबूर किया गया। इस मामले में कानपुर में शिकायत दर्ज कराई गई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में गुरुवार को 1500 ग्रामीणों ने करीब 70 नक्सलियों का समर्पण करवाया। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों के समर्पण को पुलिस बड़ी कामयाबी मान रही है। इससे पहले सुकमा में एक ही जगह पर 26 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। नोएडा में ठंड की वजह से एक एक्सपोर्ट कंपनी के गार्ड रूम में गार्ड का शव मिला। नोएडा के